दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले बीजेपी ने गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, कह रहे हैं विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं, हर पार्टी अपने अपने नेता को पीएम का उम्मीदवार बता रही है। क्या इंडिया गठबंधन सनातन के अपमान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करेगा? सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में, क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये पहली आधिकारिक तौर पर बैठक हो रही कोऑर्डिनेशन कमेटी की। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, यहां से आगे की रणनीति और आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में टीएमसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, सीपीएम का अभी तक कोई नॉमिनी है ही नहीं उस कमेटी के, और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है बीमार है, इसलिए कोई और व्यक्ति शामिल होंगे। और जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग अगर नहीं हैं तो सेकंड थर्ड रैंक के लीडर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या निर्णय ले पाएगी? क्या संजय झा कोई निर्णय बिना नीतीश कुमार के पूछे कर सकते? और सबसे बड़ी बात तो क्या ये कोई अपना जो अलायंस का चेहरा है वो तय कर पाएंगे? बाराती इकट्ठा हो रहे हैं, दूल्हे का ठिकाना ही नहीं है, और दूल्हे के नाम पर 1 दर्जन दूल्हा तैयार हो गया है। ललन सिंह कह रहे हैं कि सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार उनका बायोडाटा पब्लिक में रिलीज़ कर रहे हैं, जबकि ललन जी भूल जाते हैं कि आप गठबंधन में चौथे नंबर की पार्टी हैं। आपसे ज़्यादा बड़ी संख्या टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस के सांसदों की, तब उसके बाद आपका नंबर आता है, और नीतीश कुमार को स्वीकार करेगा इस गठबंधन में। लालू यादव ने तो पहले ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया, कहा कि वो दूल्हा है, वो तो पहले ही उनके हाथ को मजबूत करने में लगे हैं। अब फिर नीतीश कुमार की पार्टी के 44 एमएलए हैं, ममता बनर्जी के तो 250 से ज़्यादा एमएलए हैं, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार। तो पहले कौन होगा नेता ये तो तय करें, और सीट शेयरिंग कर पाएंगे क्या? अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों के अंदर चुनाव, वहाँ तो सीट शेयरिंग करके दिखलाएं। अरविंद केजरीवाल ने तो 10-10 उम्मीदवार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घोषित भी कर दिया है। अखिलेश यादव करें कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बाई इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो तथाकथित गठबंधन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये नॉन फंक्शनल और नॉन स्टार्टर है। ये बहुत होगा तो रैली वगैरह कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव वाले राज्यों में भी तो रैली का डेट तय करें। तो इसलिए ये रैली वगैरह से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रति गंभीर थे तो इनको सीनियर नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि ये जो लगातार सनातन को गालियाँ दी जा रही हैं, उसमें आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि, और जबकि कल तक भी उनके एक मंत्री और फिर ए रजा, ये सारे लोग जिस तरह से अपने बयान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। उदयनिधि ने तो एक मच्छर रेपेलेंट का फोटो पोस्ट किया अपने साइट पर कहीं। तो जो लोग हिंदू धर्म को मच्छर डेंगू कहते हैं पर दुनिया के लिए नुकसानदेह है, तो उसको तो कंडेम करे, लेकिन आज तक तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार किसी ने कंडेम तक नहीं किया। लेकिन सर, आप लोग चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ चेहरा तो बहुत सारे हैं। बीजेपी में तो भले ही एक चेहरा हो, यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं, वक्त आएगा तो चेहरा भी सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुद्दों की लड़ाई है, जनता के हितों को लेकर के मोदी सरकार। अभी तक तो मुद्दा भी नहीं तय कर पाए। अभी तक तो उनकी 3 बैठक हो गई, कहाँ कुछ मुद्दा तय कर पाए। तो इसलिए देखिए, ये न तो मुद्दा तय कर पाएंगे, न ये कोई अलायंस सीट शेयरिंग कर पाएंगे, न ये कोई नाम तय कर पाएंगे। इसी प्रकार बैठक दर बैठक होती रहेगी। अगली बैठक कहाँ होगी, कब होगी, भी डेट नहीं तय कर पाए, और हर बैठक में कोई ना कोई नाराज होकर छोड़ के चला जाता है। पहली बैठक में अरविंद केजरीवाल छोड़ के चले गए, दूसरी बैठक में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, और तीसरी बैठक में ममता बनर्जी नाराज होकर छोड़कर चली गई। तो ये तो देखिए, ये तो बरसाती मेंढकों को तौलने के समान है। कभी एक उछल कर बाहर निकल जाएगा, कभी दूसरा उछल कर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ निकलने वाला नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई जो सीनियर लीडर्स हैं और जो नेता हैं वो कुछ तय कर नहीं सकते। और रही बात सनातन धर्म के अपमान की, तो उस पर जो है क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से कोई रेजोल्यूशन पास होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज पांडे और जैनेंद्र। नीरज, पहले आपके पास आ रही हूं। ये इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है उसको लेकर क्या आक्रामक रणनीति अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से? सुशील मोदी जिस तरीके से बातचीत में अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ कह रहे थे कि साहब सनातन पर लगातार हमला हो रहा है, क्या उसके विरोध में कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा, तो क्या यही है इंडिया गठबंधन की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को घेरने की बीजेपी की रणनीति? देखिए रुमाना, लगातार भारतीय जनता पार्टी जवाब दे ही रही है। आप देखिए इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कह के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया शब्द है उसकी जगह में भारत भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग करना शुरू कर दिया। कल अगर आप देखें तो रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म के लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पे सवाल खड़े किए और उन्होंने जवाब मांगा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर पॉलिटिकली अपने मंचों से लगातार सनातन धर्म के विरोध का भी विरोध कर रही है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसमें हमलावर भी हो रहे हैं। तो भाजपा अपने तरीके से हमला कर रही है और चूंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही हमला किया जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध किया जा सकता है। तो अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर वो आक्रामक रणनीति अपना रही है जिसकी ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन का और एनडीए के गठबंधन का दोनों का जो सही रूप में देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है वो पता चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल तो देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास इस इंडिया गठबंधन को घेरने का वो सनातन के अपमान वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताती हूं, इंडिया की ये जो बैठक हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज होनी है, उससे ठीक पहले बड़ी खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी पर बयान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया ये बड़ा बयान। अखिलेश यादव में देश को लीड करने की क्षमता है। अखिलेश यादव पीएम बने तो बहुत बदलाव आएगा। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, उनसे हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो अब हो रहा है कि मिल के लड़ना है, पूरा इंडिया अलायंस मिल के लड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या तय किया है अध्यक्ष जी आपने? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिल के लड़ेगी, ये तय हो गया है, या आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी इतना मजबूत है कि अकेले दम पर बीजेपी को हरा सकती है? देखिए, जो हमको जानकारी है कि हम लोग मिल के लड़ेंगे और जब मिल के लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं और इतनी हम ताकत प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही इन्हें हरा दे। अभी तक तो ये होता था कि रायबरेली, अमेठी, ये 2 सीटें वैसे भी आप मदद करते थे कांग्रेस की, इससे ज़्यादा भी देंगे क्या अध्यक्ष जी, या यही रहेगा? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़े मन से अगर कोई आता है उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तो समझौता तो हमारा सफल होगा। आप बड़ा दिल दिखाने को तैयार है समाजवादी पार्टी, चूंकि बड़ी है यूपी में? हमने हरदम बड़ा दिल दिखाया और फिर भी बड़ा दिल दिखाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए कि ये घोषी का जो नतीजा हुआ है और जो ओम प्रकाश राजभर गए थे, आपको छोड़ करके बीजेपी गए थे और उसके बाद वहाँ घोषी में हार हुई है, इसका क्या मैसेज है? क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए आपके दिल में अभी भी कुछ नरम जगह है या अब जगह खत्म हो चुकी है? देखिए, घोषी में भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता चुनाव था, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी सरकार था। सरकार ने अपना मूल्यांकन किया, एक सीट से न सीट सरकार गिर रही तो न सरकार बन रही है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर जानबूझ के बीजेपी ने कराया। ये बीजेपी की हार है, सरकार की हार, और सरकार ने अपने कार्यों के मूल्यांकन कहा जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान को हरवाया गया है। हम इतना जानते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र में दारा सिंह भी फंस गए, बीजेपी के षड्यंत्र में ओम प्रकाश राजभर भी फंस गए। दारा सिंह के खिलाफ बीजेपी ने षड्यंत्र कर दिया? वो सभी के साथ षड्यंत्र करते रहते हैं, इस देश के साथ कर रहे हैं, देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जी। इन सब के बाद एक बात और बताइए, समाजवादी पार्टी से ये आवाज़ लगातार उठती आई है कि अखिलेश यादव को चेहरा बना दिया जाए। कई नेता कहते हैं प्रधानमंत्री पद का। आपकी नज़र में क्या उनके अंदर वो काबिलियत, वो योग्यता, घोषी की हार जीत के बाद तो और उनका वो बढ़ा है, जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, तो वो है प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, घोषी की जनता नहीं, प्रदेश की जनता चाहती है कि एक ऐसा विकास पुरुष, एक ऐसा नौजवान जिसका सर्वांगीण विकास पर भरोसा है और प्रदेश को उन्होंने अपने 5 साल के अंदर सजाया है, विकास से सजाया है, और जिस तरीके से उनका स्वभाव है, जो उनके मिलने का तरीका है और जो उनको नई टेक्नोलॉजी की जानकारी है,
इसी तरीके से देश को आगे ले जा सकता है, जो सबको लेके चले, नफरत न करे, सामाजिक समरसता को मजबूत करे, वही व्यक्ति ले जा सकते हैं। वो सारे गुण अखिलेश यादव जी में है। मतलब अखिलेश यादव में देश को लीड करने की क्षमता है। पूरी क्षमता है, पूरी क्षमता है अखिलेश यादव जी को। जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, निश्चित रूप से उसका उन्होंने उत्तर प्रदेश, उनको अगर उनका चेहरा आगे रखा जाए तो उसका फायदा होगा पूरे इंडिया गठबंधन को। पूरे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी के ही चेहरे पर चुनाव होना है। तो सुन रहे थे आप समाजवादी पार्टी के नेता को, जो अखिलेश यादव के चेहरे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति इंडिया गठबंधन में देखने के लिए मिल रही है। हर दल जो है वो अपने ही पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है बतौर पीएम उम्मीदवार के। इस सब के बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये पीएम फेस कौन इंडिया गठबंधन का, इसको लेकर जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, आसानी से निशाने पर बीजेपी के इंडिया गठबंधन आ जाता है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या कोई बात या मंथन हो सकता है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में? बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर आप किसी नेता से पूछें कि आपकी पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है, क्या उसमें प्रधानमंत्री की काबिलियत है, जाहिर सी बात है वो ना नहीं कह सकता। बीते दिनों में ललन सिंह का एक बयान था, जो उन्होंने सीधे सीधे संकेत दिया कि नीतीश कुमार दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, जब उन्होंने कहा कि जो आपका नेतृत्व कर रहा था वो देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उसके अलावा बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं ने सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री पद को लेकर के दावेदारी पेश की। और इंडिया अलायंस की लीडरशिप जो है उसको भी इस बात का एहसास है कि सभी पार्टियों की तरफ से ये दावे होंगे, लेकिन उच्च स्तर पर यह बिल्कुल क्लैरिटी है कि किसी एक चेहरे के साथ नहीं, सामूहिक लीडरशिप के साथ जाना है। और इसके पीछे रणनीति यह है कि ममता बनर्जी के नाम पर बंगाल में वोट मिले, नीतीश कुमार के नाम पे बिहार में वोट मिले, और अगर अखिलेश के नाम पर यूपी से वोट मिले, सामूहिक तो क्या नेतृत्व बुराई जो है यही सूट करता है इंडिया गठबंधन को। राजस्थान से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कोटा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिटी पार्क का लोकार्पण किया है। 100 करोड़ की लागत से तैयार ये सिटी पार्क, बोटिंग के लिए यहां 1200 मीटर लंबी नहर भी बनाई गई है। अलग अलग तरह के कुल 38 स्मारक जो यहां बनाए गए हैं। लाखों की संख्या में बड़े और छोटे पेड़ पौधों से इस पूरी जगह को सजाया गया है। 200 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। बोटिंग के लिए 1200 मीटर लंबी नहर है। अलग अलग तरह के 38 स्मारक बनाए गए हैं यहां पर। लाखों की संख्या में बड़े और छोटे पौधे जो 200 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के हैं, जिससे लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जो हवा की क्वालिटी है वो बेहतर होगी। और पार्क में शीश महल, आर्टिफिशियल गुफा सब तैयार की गई है 100 करोड़ की लागत से। ये कोटा का सिटी पार्क, तो कोटा को ये बड़ी सौगात मिली है। 71 एकड़ में फैला हुआ ये कोटा का सिटी पार्क, 72% ग्रीन एरिया है इसमें, 16% तालाब और नहर का हिस्सा है और 12% में स्मारक बना है, निर्माण का कार्य हुआ है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से 72% ग्रीन एरिया। इसी वजह से ये सिटी पार्क, बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम है, युवाओं के लिए ओपन जिम है, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा है और आम लोगों के लिए 5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है। तो कोटा वाले अपनी सेहत भी बना सकते हैं, लुत्फ भी उठा सकते हैं। कोटा में जब आपके घर में रिश्तेदार आए, मेहमान आए, उनको घुमाने फिराने के लिए भी आपको एक नई जगह मिल गई है। तो कोटा की शान बढ़ाने वाला ये सिटी पार्क। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान, और आजम खान के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। ये छापा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक अलग अलग जगहों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक 6 ठिकाने जहां ये छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो विदिशा में मध्य प्रदेश में छापा चल रहा है। इनकम टैक्स की ये छापेमारी अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के खातों के लेन देन में जो गड़बड़ी सामने आई है उसी को लेकर चल रही है।
तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा तक ये छापेमारी जो चल रही है, इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लेकर मध्य प्रदेश तक इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से आपको बताते हैं, शक्ति सिंह गाजियाबाद, उबैदुर रहमान रामपुर, सनुज शर्मा मेरठ, वीरेश पांडे लखनऊ, पंकज सिंह सीतापुर और ब्रजेश राजपूत को आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगी उबैदुर रहमान के पास, रामपुर में इस वक्त मौजूद है। उबैदुर रहमान, रामपुर में कहां ये छापेमारी? जी रुमाना, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस वक्त जो आयकर विभाग की टीम है वो आजम खान के इसी घर के अंदर है और यहीं पर जो छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं चमरौआ रामपुर से, नसीर खान, जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनके घर पर भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा आजम खान का एक हमसफर रिजॉर्ट है, वहाँ पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है आजम खान की रामपुर में ही, वहां पर भी आयकर की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। और अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले ही लखनऊ से ज्वेलरी का आकलन करने के लिए जो गोल्ड की वैल्यूएशन निकालेंगे वो टीम पहुंची है आजम खान के इस घर के अंदर, अभी दाखिल हुई है। अब आप रहिए मेरे साथ उबैदुर रहमान, आप रहिए मेरे साथ उबैदुर रहमान। आप देख रहे हैं इस वक्त आजम खान के घर के बाहर मौजूद हैं और उबैदुर रहमान बता रहे हैं रामपुर में कहां इनकम टैक्स की ये छापेमारी चल रही है। एक टीम जो इस वक्त आजम खान के घर के भीतर भी मौजूद है। उबैदुर रहमान की ही एक रिपोर्ट जरा आपको दिखा देते हैं मौके से। हम इस वक्त रामपुर में मोहम्मद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनके आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जो गाड़ी है वो आई हुई है। सुबह सवेरे से यही आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई चल रही है और जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो आजम खान के घर के बाहर लगे हुए हैं और तमाम मीडिया कर्मी भी जो है यहाँ पर उनका जमावड़ा देखने को मिल सकता है। तमाम जो देश भर की मीडिया के पत्रकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो गली है उसमें जगह जगह पर जो है आजम खान की गली में सुरक्षा बल जो है वो लगे हुए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं और जो गाड़ियां हैं आयकर विभाग की वो क्योंकि सकरी गली है तो इस वजह से बाहर खड़ी हुई हैं गली के। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं और आयकर विभाग के कर्मचारी हैं। ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये आयकर विभाग की हैं और सुबह सवेरे से ही आजम खान के घर पर और उनके जो दोस्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं नसीर खान, उनके आवास पर और इसके अलावा आजम खान का जो हमसफ़र रिजॉर्ट है उस पर आयकर विभाग की टीम की जो है कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की एक टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। परिवार है, राजनीतिक कद जो है उत्तर प्रदेश में आजम खान का समाजवादी पार्टी में एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर माना जाता है, लेकिन आज सुबह सवेरे से आजम खान के घर पर, उनके रिजॉर्ट पर, उनकी यूनिवर्सिटी पर और जो नसीर खान हैं उनके समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आजम खान के करीबी हैं, उनके घर पर आयकर विभाग की टीमें छापामार कार्रवाई कर रही हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। तो ये आपने रिपोर्ट देखी उबैदुर रहमान की। रामपुर में एक साथ 4 जगह जो आईटी का ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। वीरेश पांडे, लखनऊ में आप मौजूद हैं, लखनऊ में किस तरीके का एक्शन आजम खान के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग का? देखिए 30 ठिकानों पर लगभग आजम खां के छापेमारी चल रही है पूरे देश में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो वकील हैं आजम खां के, उनका नाम है मुश्ताक अहमद सिद्दीकी। मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूं और ये जो वकील हैं मोहम्मद जौहर अली जो ट्रस्ट है उसके उपाध्यक्ष भी हैं और जो इनकम टैक्स के वकील हैं, हाई कोर्ट लखनऊ के बड़े वकील हैं। सुबह 6 बजे से इनके घर पर छापेमारी चल रही है। अर्धसैनिक बल भी चारों तरफ से इनके घरों को घेर लिए हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवान भी हैं, महिला पुलिस कर्मियों को भी रखा गया है और ये बड़े वकील माने जाते हैं। यूपी पुलिस के जवान आपको बैठे हुए इनके घर पर दिखाई पड़ जाएंगे। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी जो कहा जाता है कि हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील भी रहे हैं। तो लखनऊ में आप बता रहे हैं कि जो आजम खान के वकील हैं, जो वही जौहर ट्रस्ट में शामिल भी हैं, उनके यहां भी ये छापेमारी चल रही है। गाजियाबाद में एक्शन कहां पर हो रहा है? शक्ति सिंह, कितने ठिकानों पर गाजियाबाद में एक्शन? ये देखिए, बिल्कुल है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में एकता कौशिक महिला है और आजम खां की बेहद करीबी बताई जाती है। ये घर उन्हीं का ही है और सुबह से यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो
पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो पुलिस कर्मचारी हैं, वह भी देखिए, आप अंदर की तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये आप ये घर देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ छापा लगा हुआ है, इस घर का एड्रेस भी आपको दिखा देते हैं, R9/225। तो ये एकता कौशिक इसमें रहती हैं। गाजियाबाद में एकता कौशिक आजम खान की करीबी, उनके घर पर भी आईटी की टीम सुबह से पहुंची हुई है। और मेरठ में सनुज शर्मा, आजम खान की घेराबंदी के लिए इनकम टैक्स विभाग का एक्शन कहां, किसके घर पर? हाँ, देखिए, इनकम टैक्स के विभाग मेरठ में 3 जगह की बात निकलकर सामने आ रही है। एक लिसाड़ी गेट इलाका, एक कंकरखेड़ा इलाका और तीसरी जगह के लिए जो फोर्स का मूवमेंट है वो जल्दी होना है। क्योंकि आजम खान जब भी मेरठ आते थे तो 2-3 ठिकाने ऐसे हैं कि जैसे इरशद जहां है, इरशद जहां के यहाँ आजम खान जाते थे, 1-2 और बड़े नेता हैं उनके यहाँ पर जाते थे। अभी पुलिस के जो अधिकारी है वो तस्वीर साफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शहर में 2 इलाकों की बात निकलकर सामने आ रही है, लिसाड़ी गेट और आपका कंकरखेड़ा इलाका, की यहाँ पर जो आयकर की टीम है वो आई हुई है। क्योंकि आजम खान के मेरठ जब भी आए वो कई जगह जाते थे, तो उन्हीं लोगों के यहाँ पर, उन और लोगों के यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मेरठ में छिपे हो सकते हैं, मेरठ में रखे गए हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी कहीं ना कहीं मिली है, इसीलिए टीम यहाँ पर पहुंची है। कुछ ही देर बाद तस्वीर ये साफ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरठ में आप बता रहे हैं 2 जगह पर आईटी का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तीसरी जगह बहुत जल्द मूवमेंट हो सकता है, नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पंकज सिक्का रुक करते हैं, सीतापुर में किस तरीके का कनेक्शन नजर आ रहा है, जिसके चक्कर में आईटी की ये रेड, कहां पर कनेक्शन है सीतापुर में? पंकज, देखिए, आपको बता दूं, क्योंकि आजम खान एंड फैमिली लंबे समय तक सीतापुर जिला कारागार में बंद रही है और इस बीच यहां पर एजेंसी पब्लिक स्कूल है, उसकी 2 ब्रांचेज हैं, वहां पर छापेमारी चल रही है। अर्धसैनिक बल हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, उनकी मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही है। सुबह से ही 4.5 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। 2 जगहों पर छापेमारी सीतापुर में हो रही है। हालांकि इस बीच वो लोग डर गए हैं, क्योंकि जब आजम खान एंड फैमिली लंबे समय तक सीतापुर जिला कारागार में बंद रही तो इस बीच उनके कईयों से रिश्ते हो गए, कई लोग उनसे जेल मिलने के लिए जाते थे, वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल अभी रेजेंसी पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं फैंसी जैदी, उनके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है, उनके 2 प्रतिष्ठान हैं। रहिए मेरे साथ में, ब्रजेश का रुख कर लेती हूं, मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जौहर ट्रस्ट के लिंक मध्य प्रदेश में कहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इनकम टैक्स का ये एक्शन? ब्रजेश, देखिए, विदिशा में जो चौधरी मुनव्वर सलीम जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, आजम खान के बहुत करीबी हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके आजम खान जब भी मध्य प्रदेश कहीं आते थे तो विदिशा जरूर जाते थे चौधरी मुनव्वर सलीम से मिलने के लिए। उनकी बहुत अच्छी यारी दोस्ती थी और इसी वजह से वो समाजवादी पार्टी के सांसद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मगर राज्यसभा से सांसद बन के गए थे। तो उनके घर पर जो बड़ा बाजार करके इलाका है, वहाँ पर उनका बड़ा रिहाइश है, तो उस पूरे घर पर सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही है और यूपी पुलिस के जवान आए हैं, इनकम टैक्स के लोग भी हैं और काफ़ी, और जब सलीम साहब जीवित थे तब भी वो जो जौहर ट्रस्ट है उससे भी जुड़े रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जो करीबी थी उसी वजह से यहाँ पे पुलिस आई है और ये सारी तहकीकात कर रही है और सुबह से छापेमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आजम खान पर भी और उनके करीबियों पर भी इस वक्त आईटी की ये छापेमारी, और आपको बता दें 30 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त एक साथ चल रही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनका बयान आया है, कह रहे हैं सरकार हताशा में ये कदम उठा रही है, पहले भी हजारों फर्जी मुकदमे किए गए, ये समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले चुनाव में हार होने वाली है, इसीलिए सरकार बदहवास हो गई है। हमने 2019 और उसके बाद 2021 में सीबीडीटी को शिकायत की थी कि आजम की ट्रस्ट में जो डोनेशन दिखाया गया है, जिससे ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, वो पूरी तरीके से लगता है। जिस आदमी ने डोनेशन दिया है, हम ये चाहते हैं कि उसकी ये जांच होनी चाहिए कि वो उसके लायक है या नहीं। दूसरा, आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम बता रही है। हमारी मांग ये शुरू से थी कि आजम की यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए और होने के बाद जो कॉस्ट वैल्यूएशन वाले लगाते हैं उस कॉस्ट पर आजम की इनकम पर टैक्स लगाए। जिसने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और हम तो ये कहते हैं कि आजम तो ये कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या
फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्यों परेशानी लगी बात है? भाई जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे। देखिए, प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पिछले दिनों बारिश के बाद हिमाचल में जिस तरीके से बाढ़ आई, नुकसान हुआ, उसी का जायजा प्रियंका गांधी ले रही हैं। शिमला की शिव बावड़ी पहुंची प्रियंका गांधी आज। शिव बावड़ी मंदिर में हादसा हुआ था और इस पर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि आपदा को लेकर राजनीति ना हो। केंद्र सरकार हिमाचल पर जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये मांग प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है। आपको बता दें, अगस्त महीने में सावन का सोमवार था, पूजा के दौरान मंदिर ढह गया था जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। और आज प्रियंका गांधी उसी प्राचीन शिव मंदिर में पहुंची और इस मौके पर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि हिमाचल पर जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई है उसको लेकर केंद्र सरकार संवेदना दिखाए, राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करे। सुनिए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कल से मैं देख रही हूँ, मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा है मैंने, और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल। तो बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय। तो हिमाचल पर जो आपदा पड़ी है उसको राष्ट्रीय आपदा केंद्र घोषित करे, ये मांग प्रियंका गांधी की तरफ से रखी गई है।